और हमारे साथ इस वक्त मेहमान जुड़ रहे हैं कौशल कांत मिश्र, प्रवक्ता बीजेपी, और समीर चौगांवकर, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों का स्वागत करते हैं। लेकिन कौशल कांत जी, शुरुआत आपसे करेंगे। बहुत अच्छी खबर नहीं है जो एग्जिट पोल है, और जो हमने महा एग्जिट पोल किया है, पोल्स ऑफ पोल, उसमें भी बहुत अच्छी खबर नहीं है बीजेपी के लिए। देखिए, एग्जिट पोल अपना ओपिनियन रख सकते हैं, जी। लेकिन जो ग्राउंड से हमारी रिपोर्टिंग और जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमीन पे रह के काम किया है और जिस तरह की हमारी सरकार की पॉलिसी है, हमें इस बात का यकीन है कि हमें बहुमत मिलेगा। बाकी तो नतीजे और किस्मत तो आज जनता ने मतदान पेटियों में बंद कर दी है। तो जो रिजल्ट आएगा हम उसका सम्मान करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम में लफड़ा था या चुनाव आयोग बायस है या किसी भी एजेंसी पे बना बिना कोई सवाल जवाब किए हुए हमें यकीन है कि हमारी सरकार बनेगी और हम जो भी जनादेश आएगा उसका पूरा सम्मान करते हैं। बिल्कुल, जनादेश का सम्मान होगा, ईवीएम का अपमान नहीं होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने मिश्रा जी। मैं इसी बात को लेकर संदीप वजीर जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में समीर चौगांवकर जी आपका रुख करूंगा। संदीप वजीर जी, एग्जिट पोल तो आपकी सरकार की तरफ इशारा कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अलायंस में सरकार जम्मू कश्मीर में बना सकती है। ये बात तो हमें पहले से मालूम था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस या इंडिया अलायंस कह लीजिए आप, सरकार बनने जा रही है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी कोशिश अभी भी जारी रखी हुई है कि किसी तरीके से भी हमारी सरकार ना बन पाए, उसके लिए सबोटाज करने के डिफरेंट तरीके उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। जैसे कि आज ही मैं आपको एक न्यूज देता हूं कि वो 5 एमएलए जो नॉमिनेट होने हैं वो बीजेपी नॉमिनेट करने जा रही है सरकार बनने से पहले ही, ताकि जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 के बजाय 48, 49 हो जाए। अच्छा। तो अभी भी बीजेपी की तरफ से कोशिश है, वो अपनी हार एक्सेप्ट कर चुके हैं, लेकिन वो ये चीज नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि भाई वाकई इंडिया अलायंस की सरकार बनने जा रही है। तो हम पूरे आश्वस्त हैं और हमें पहले का मालूम था कि हम अच्छी सीटें लेके आएंगे। कम से कम 60 सीट्स का मैं आपको कह सकता हूं कि 60 सीट्स लेके इंडिया अलायंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो अलायंस है वो सीटें लेके आएगा और चीफ मिनिस्टर हमारा बनेगा, सरकार हमारे हाथ में। ठीक है, लेकिन ये बैकडोर वाली बात की है, इस पर मैं कौशल कांत जी का एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद चिराग सेठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। चिराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। कौशल कांत जी, क्या बैकडोर से किसी चैनल का इस्तेमाल किया जा रहा है? सांडिल जी, अभी तो इलेक्शन के रिजल्ट आए भी नहीं और कांग्रेस आरोप दो प्रत्यारोप की राजनीति पे आ गई। अभी चुनाव के नतीजे कैद हुए हैं केवल मतपेटियों में, और फिर भी कांग्रेस को मालूम है कि वो हताश है, डरी हुई है और इसलिए इस तरह के वक्तव्य दे रही है। इसी नेशनल कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस ने मिल करके जिस तरह की सरकार बनाई थी जम्मू कश्मीर, हमने देखा कि जब जब देखो वहां पे बम फटते रहते थे, आतंकियों का हमले होते रहते थे, जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होती थी, जिस तरीके से सेना के हाथों को बांध कर रखा गया था, जिस तरीके से पत्थरबाजों को फ्री छूट मिली थी, जिस तरीके से आतंकियों के लिए बड़े बड़े हुजूम सड़क पर उतरते थे, जिस तरीके से देश विरोध का झंडा उठाने वाले वहां पे चलते थे, और जिस तरीके से वहां की सारी लोकल पार्टियां ये कहती थी कि अगर धारा 370 और 35 से खत्म की गई तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा। आज शान से देखिए, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो या देश का कोई भी नागरिक हो, शान से तिरंगा उठा करके एक लेकिन एक आम बात आदमी बताइए कौशल जी, कश्मीर में कहीं भी संदीप जा जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं, मैं घूम संदीप जी के पास सकता आ है। रहा हूं जी। लाल चौक पे पहले लोगों को डर लगता था तिरंगा छूने में, तिरंगा उठाने में, लेकिन आज कौशल लाल भाई, चौक पे एक बच्चा भी तिरंगा उठा करके शान से चलता है। कौशल जी, एक बात तो बताइए, 10 साल में आपने, 5 साल में आपने बड़े विकास के काम किए, आपने ब्रिजेस बनवाए, आपने सड़कें बनवाई, आपने टूरिज्म बढ़वाया, आपने मॉल बनवाए, आपने पत्थर निकाल के युवाओं के हाथ में, जो आप दावा करते कि आपने पेन पकड़ा दिया, पत्थरबाजी घटनाएं कम हो गई, टेररिज्म की घटनाएं कम हो गई, लाल चौक पर टूरिज्म बढ़ गया, वहां पर अब तिरंगा शान से फहराया जाता है। लेकिन आपका सगा तो कोई नहीं हुआ ना, आपको क्या मिला? आपको तो कुछ नहीं मिला। सांडिल जी देखिए, विपक्ष के लोग और इंडी गठबंधन के लोग कुछ भी राजनीति करते हैं, वो केवल अपने लिए राजनीति करते हैं। हम राष्ट्र बनाने की राजनीति करते हैं, ये सरकार बनाने की राजनीति करते हैं। हमारे लिए 5 साल चुनावी परिणाम एक पड़ाव हो सकते हैं राष्ट्र निर्माण में, लेकिन वो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य नहीं हो सकते। हमारा लक्ष्य राष्ट्र निर्माण है, भारत का विकास है और शांति व्यवस्था लाना है। जम्मू कश्मीर का पूरी तरह से राष्ट्र में
विलय करना, उसको एक भारत का हिस्सा बना देना, ये हमारा लक्ष्य था जो हमने पूरा किया है। और वहां की जनता जो डिसीजन लेगी वो सराखों पे है, और हमें यकीन है कि जी। जिस तरीके से विकास अभी की पीओके बयान बाकी है, बता अभी रही पीओके वाला मुझे वादा आप लगता लोगों ने है पूरा बाकी नहीं लोग किया हमें है। चुनेंगे। जी, संदीप जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? संदीप वजीर, उसके बाद बाकी मेहमानों का रुख कर रहा हूं। संदीप जी। देखिए, कितनी गलत बात बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता हैं जो वो कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर को राष्ट्र का हिस्सा बनाना चाहते थे, जबकि राष्ट्र का हिस्सा तो सदियों पहले बन चुका है जम्मू कश्मीर। ये आज इन्होंने आज हिस्सा बनाया है जम्मू इसको कश्मीर को। कितनी गलत बात, कितनी गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं इसको ये राष्ट्र का हिस्सा बनाया है। और अगर इतनी ही डेवलपमेंट भाई साहब आपने की थी और इतना ही अच्छे काम आपने 10 साल में किए हैं, तो फिर ये जो एग्जिट पोल आपको जो रिजल्ट बता रहा है वो क्यों आ रहा है? इसका मतलब है कि स्टेट के लोगों ने आपको नकारा है पूरी तरह से। आप इसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी पॉलिसीज जो जम्मू कश्मीर की तरफ थी वो सब फेलियर साबित हुई हैं। ये एक रेफरेंडम है जो आपने काम किए 10 साल में, जो लोग आपसे तंग रहे हैं उसी का रेफरेंडम है जो ये आपको अभी एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। और 8 तारीख को एग्जिट पोल से भी बढ़ के रिजल्ट आएंगे। जी, आप इसके लिए ठीक है। तैयार तो रहिए। अभी तो कांग्रेस पार्टी तो धारा 370 दोबारा लगाने वाली है ना, 35 है दोबारा लगाने वाली है ना, ये बात आप मान रहे हैं? कांग्रेस ठीक अपना है। स्टैंड क्लियर करते हैं अभी इस वक्त। अभी 8 तारीख का वेट कर लेते हैं। कौशल कांत जी, 8 तारीख का वेट कर लेते हैं। एग्जिट पोल के ऊपर आप लोगों ने भी डिबेट शुरू कर दी। मुझे लग रहा है एग्जिट पोल पर आप लोगों को बहुत भरोसा हो रहा है। समीर सर के पास जा रहा हूं। समीर जी, क्या लगता है आपको, जो एग्जिट पोल के इशारे आ रहे हैं, नतीजे भी क्या इसी तरफ से आएंगे या इसी तरह के कुछ होंगे? हरियाणा का सवाल है। मुझे लग रहा है कि जो एक अंदेशा लगाया जा रहा था, जो आकलन जमीनी स्तर पर आ रहा था कि इस बार 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, और जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को 9.5 साल के बाद चुनाव के सिर्फ 1.5-2 महीने पहले वहां से हटा दिया जाता है, और जो नए मुख्यमंत्री बनते हैं वो बहुत प्रभाव नहीं छोड़ने की स्थिति में होते हैं। मुझे लग रहा है हरियाणा को लेकर ये उम्मीद थी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रगल कर रही है, वहां पर जिस तरीके से जमीनी खबर आ रही थी, और एग्जिट पोल में जो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 20, 22, 25 सीटों का जो दिखा रहे हैं और एब्सोल्यूट मेजोरिटी कांग्रेस की दिखा रहे, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं जमीनी सेंटिमेंट रहा है। हालांकि खट्टर साहब का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। 10 साल का हुड्डा का कार्यकाल अगर आप देखेंगे, और 10 साल खट्टर साहब का जो कार्यकाल है, भारतीय जनता पार्टी का आप 2014 से 24 का अगर देखेंगे, और 2004 से लेकर 14 तक का हुड्डा साहब का कार्यकाल देखेंगे, 10 साल प्रधानमंत्री मोदी का भी कार्यकाल 2014 से 24 तक का उसमें जुड़ जाता है। तो इसी स्थिति में ये अगर परिणाम में परिवर्तित होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक निराशाजनक रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के निर्णय भी ऐसे रहे कि आप किरण चौधरी को ले आते हैं कांग्रेस से, उसको राज्यसभा आप भेज देते हैं। आप गोपाल कांडा जैसे विवादास्पद व्यक्ति के लिए अपने विधायक को जो टिकट देते हैं उम्मीदवार को, उसका उम्मीदवार का आप समर्थन विड्रॉ कर कैंडिडेसी वापस करवा लेते हैं। आपके गुड़गांव के जो मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह, वो सरेआम कहते हैं कि भाई 12 साल में तो कूड़े का भी घूरे के भी दिन फिर जाते। मेरे तो 2004 में राज्य मंत्री था, 2024 में भी राज्य मंत्री हूं, मेरे से जूनियर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। अब अहिर बैठ से मुख्यमंत्री बनने की बात आती है, अनिल विज मुख्यमंत्री पद पे दावा ठोक देते हैं। तो पार्टी के अंदर ये परिस्थितियां रही है जमीनी स्तर पर, और मुझे लग रहा है कि युवाओं की नाराजगी रहेगी, अग्निवीर को लेकर मामला रहा होगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल काम किया है वो जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंचा सकी जनता के बीच में। मुझे लग रहा है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता है भुगतना पड़ रहा है इस चुनाव के अंदर। जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव था, और जिस तरीके से लग रहा था कि एलजी मनोज सिन्हा के वहां रहते हैं, जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जम्मू कश्मीर का दौरा करते रहे, अमित शाह करते रहे, वहां जिस तरीके से केंद्र से पैसा गया, उसके बाद उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। लेकिन देखिए, वैसे भी जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे तो जम्मू में हमेशा भारतीय जनता पार्टी का एक स्ट्रांग होल्ड रहा है, और कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। वहां भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जमीनी आधार नहीं है। लेकिन जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, मुझे वो ये बता रहा है कि जैसे अगर 43 सीटें अगर जम्मू की है, तो भारतीय जनता पार्टी का जम्मू में भी प्रदर्शन मुझे लगता है कि उम्मीदों के हिसाब से नहीं। जिस तरीके से आर्टिकल 370 आया है और जिस तरीके से वहां सीटें बढ़ी है परिसीमन के बाद, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी को 43 में लगभग 38 से 40 सीटें जम्मू में जीतने की स्थिति होनी थी। इस बार मुझे लग रहा है कि जम्मू में भारतीय जनता पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी, कश्मीर में भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। लेकिन मुझे जो ज्यादा हैरानी हो रही है वो हरियाणा को लेकर हो रही है कि हरियाणा में 10 साल का कामकाज होने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन एग्जिट पोल में दिख रहा है, नहीं, वो जो कुछ पॉइंट्स आपने गिनाए कि एक स्ट्रांग लीडरशिप की कमी हरियाणा में तो दिखी है सर, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कौशल कांत जी भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, एक फेस की कमी, एक स्ट्रांग लीडरशिप की कमी, एक ओवरऑल प्रोस्पेक्ट में जो आपको एक लीड दिलाता है। बेशक प्रधानमंत्री मोदी हैं, एक फेस हैं, एक बहुत स्ट्रांग कमांड है उनका, अलग अलग स्टेट्स में भी, सेंटर में भी कमांड है, लेकिन विधानसभा और केंद्र के मुद्दे कई बार अलग हो जाते हैं और विधानसभा क्षेत्रीय मुद्दे पर लड़ जाते हैं। वहां पर एक और आपको फेस की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी एक कमी महसूस की होगी शायद बीजेपी ने। मुझे नहीं लगता इस पर कोई इत्तेफाक, इस पर कोई दो राय होगी। मैं कौशल कांत जी से इसका जवाब लूंगा, लेकिन चिराग सेठी जी से एक रिएक्शन लेता हूं जल्दी से। चिराग जी, आपका तो फिर से वही, इस बार खाता खुलना मुश्किल लग रहा है। हरियाणा में एक सीट मिली थी आपको लोकसभा में और वो भी आप लूज कर गए थे। बेशक आपको तैयारियों के लिए बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिला, ये बात मानी जा सकती है, लेकिन क्या इस बार भी खाता नहीं खुलेगा? देखिए, हम लोग एग्जिट पोल में नहीं आते, हम लोग सीधा सरकार में आते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल में हमें सीट नहीं मिलती है, बट जब रिजल्ट आता है, जब एक्चुअल रिजल्ट आता है, तो वहां पर सीधा सरकार ही बनती है और पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। और हरियाणा का अगर आप देखेंगे तो 8 अक्टूबर को आप देखिएगा कि जो सत्ता की चाबी है वो अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा ही हरियाणा को मिलेगी। हरियाणा के लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया है, हरियाणा के लोगों ने हमारे संगठन को बहुत प्यार दिया है, तो हमें लगता है कि ये प्यार जो है वोटों में तब्दील होगा। और जैसे कि लोकसभा में काफ़ी हद तक एग्जिट पोल गलत हुए थे, अब लगता है कि हरियाणा विधानसभा में भी कुछ चेंज आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, जहाँ पे आम आदमी पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी हरियाणा विधानसभा चुनाव में। आप 2024 के एग्जिट पोल का रेफरेंस दे रहे हैं, बेशक एक रेफरेंस हो सकता है क्योंकि कई सारे एग्जिट पोल के अनुमान ठीक नहीं बैठे थे और बड़े बड़े एग्जिट पोल के अनुमान ठीक नहीं बैठे थे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि आप 1 से सीधे 46 पर चले जाएंगे? नहीं, देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, समय थोड़ा 2-3 दिन की बात है। हम देखिए, और उसके बाद चुनाव में जो हमारे को प्यार मिला है और जो हमारे संगठन का, जो हमने संगठन की तरह से काम किया है, संगठन बड़ा है हमारा, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छा। एक राजनीतिक पार्टी के लिए ये भी बहुत जरूरी होता है कि चुनाव लड़ा जाए ताकि आपका संगठन बिल्ड हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ सके। तो हमने तो उसी के साथ अपना पूरा जो रिपोर्ट कार्ड है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे वो पंजाब का हो, हरियाणा के चिराग भाई, चुनाव लड़ना बेशक राजनीतिक पार्टियों का काम है, राजनीतिक पार्टियां करेंगी भी क्या, लेकिन क्या आपकी प्रॉपर तैयारी नहीं थी, ये बात तो मानेंगे। और अगर आप आखिरी टाइम में गए और 89 सीट्स पर लड़ने का ऐलान किया, तो क्या ये कांग्रेस को सैबोटाज करने के लिए था? नहीं, देखिए, हमने किसी को सैबोटाज करने के लिए चुनाव नहीं लड़ा था। हर पार्टी को हक है कि वो अपना चुनाव लड़ सकती है, अपना जनाधार बना सकती है, अपने लोगों का अपना संगठन बिल्ड कर सकती है। उसी के तहत हमने भी चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव लड़ा। जो भी रिजल्ट आएगा वो शर्माते हैं, हमें अगर जनता पसंद करती है तो भी अच्छी बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 8 अक्टूबर जब आएगी तो आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी को बहुत प्यार मिला है हरियाणा की जनता से, जो वोटों में भी तब्दील होगा। चलिए, आपके कहे अनुसार 8 तारीख का वेट किया जाए और रिजल्ट का वेट किया जाए। कौशल कांत जी मुस्कुरा रहे हैं। कौशल कांत जी, समीर चौगावकर के सवाल पे मैं आता हूं, जो उन्होंने कहा कि आपकी हरियाणा की लीडरशिप थोड़ी गड़बड़ा गई, वरना कुछ और सीटें आप गेन कर सकते थे। ये एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो और थोड़ा स्ट्रांग हो सकता था आपके लिए। पहले आम आदमी पार्टी के भाई को बधाई दे देता हूं पहले से ही, भगवान करे कि ऐसा ही हो जैसा ये चाहते हैं। लेकिन जनता ने जो फैसला दिया है, और आम आदमी पार्टी अगर पिछला चुनाव देखें तो जिस तरीके से नोटा से भी कम वोट मिले थे, अच्छी बात है अपनी पार्टी की बात करना, और हर पार्टी को इलेक्शन लड़ने का पूरा राइट है और लड़ते हैं, और जो आम आदमी पार्टी कर रही ठीक है, बट वो अवसरवादी की राजनीति छोड़ करके करे। जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के पास जाने की कोशिश की थी, कांग्रेस ने उनके पास जाने की कोशिश की थी, उनकी दाल नहीं गई एक दूसरे पे, तो एक दूसरे से सब लड़ रहे हैं। तो हमारी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, विचारधारा बेस्ड पार्टी है। उसके लिए 5 साल में होने वाले इलेक्शन एक पड़ाव है, लक्ष्य नहीं है। मैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं, मैं उनकी बात पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये उनका ऑब्जर्वेशन हो सकता है। पर हर पार्टी अपने बेहतर लीडर के साथ ही किसी भी स्टेट या किसी भी इलेक्शन के चुनाव में जाती है। वो उनका आंतरिक और संगठनात्मक मामला होता है, और उसके हिसाब से जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और पार्टी को लगा, उसे चुना गया, उसको लीडर बनाया गया। हमारे लिए नेता मोदी हैं, निशान कमल है, और लक्ष्य भारतवर्ष। नहीं, लेकिन आपने जो कश्मीर में कोशिश की, एक वोट बैंक बनाने की कोशिश की, आपने सुधार की कोशिश की, कश्मीर में कभी आपका बेस था ही नहीं, और इस बार के एग्जिट पोल के आंकड़ों से भी लग रहा है कि कश्मीर आपका बेस बना ही नहीं, कश्मीर में आपको वोट मिले ही नहीं। देखिए विवेक जी, आप भी जानते हैं कश्मीर की डेमोग्राफी कैसी है, और उस डेमोग्राफी के साथ जिस तरीके से अगर अलगाववादी लोग वहां पे ज्यादा प्रमोट किए जाते हैं तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि
अगर कोई भी ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा छोड़ करके कुछ वोटों की खातिर और कुछ राज्य में सरकार की खातिर अपनी विचारधारा बदल देगी, तो ऐसा नहीं होगा। जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय, और जो मेरे दोस्त कांग्रेस के बोल रहे थे और मेरे शब्दों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसका जवाब यह दे सकता हूं कि तर्क का जवाब हो सकता है विवेक जी, कुतर्क का जवाब नहीं हो सकता है। शब्दों में मत खेलिए, आशय में जाइए। आप भी जानते हैं अच्छा, पॉसिबिलिटी बनी तो पीडीपी के साथ जाएंगे क्या? हम सरकार बना रहे हैं प्रदेश की, आप जम्मू कश्मीर में हमारी सरकार बनते हुए देखेंगे, और ये यकीन है क्योंकि हमने वहां काम किया है और वहां की जनता हमारे साथ है, और वहां की जनता हमारे साथ ही नहीं है, पूरे देश के साथ है, तभी तिरंगा झंडा शान से लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी जहां तो आप तक कह रहे थे कश्मीर की डेमोग्राफी जैसी है वो हमारी पॉलिटिक्स की लाइन पे नहीं है। नहीं, वो आपने कश्मीर वैली की बात की इसलिए, जी, कश्मीर वैली की बात की इसलिए मैंने कहा। जी, अगर पूरे इन टोटलिटी देखें, जिस तरीके से दोबारा विकास के काम हुए हैं, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में, बहुत सारे, ऐसा नहीं कि सभी की बात है, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, और मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग राष्ट्रवादी होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव अवश्य करेंगे, लेकिन ये उनकी इच्छा हो सकती है। जहां तक कि हरियाणा के बाद कांग्रेस, संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। संदीप जी जी देखिए सर, ये अपनी स्टेटमेंट में खुद फंस गए हैं। पहले इन्होंने कहा कि हमने अलगाववाद को खत्म कर दिया है, अभी ये कह रहे हैं कि वो अलगाववाद की सोच जो लोग रखते हैं उन्होंने हमें वोट नहीं दिया। यानी कि 10 साल के अंदर ये फेलियर साबित हो गए ना। इसका मतलब है इनका फेलियर था ना, जो कुछ इन्होंने किया जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इनकी पॉलिसीज रही हैं वो तो लोगों ने नकार दी ना। अब 8 तारीख की बात ये कर रहे हैं, हम भी 8 तारीख का ही वेट कर रहे हैं, इनके साथ साथ हम भी वेट कर रहे हैं। 8 तारीख को मेरी रिक्वेस्ट है, आप इनको जरूर बुलाइएगा, और ये जो इनकी बातें हैं ये मैं उनको याद करवाऊंगा, उस दिन उनको याद करवाऊंगा। एक सवाल आप पूछिए सर। एक सवाल दोस्त, सिर्फ इस बात का जवाब देके जाइए इसी चैनल पे कि आप धारा 370 खत्म करेंगे, धारा 370 दोबारा लागू करेंगे और 35 से दोबारा लागू करेंगे कि नहीं, इसका जवाब देके जाइए प्लीज। आप इस समय देश की जनता को ये जरूर बता के जाए कांग्रेस का प्रवक्ता कि जम्मू कश्मीर में वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है सर, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है जी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। नेशनल कॉन्फ्रेंस। अरे मैं इन्हीं से पूछ रहा हूँ ना, ये उनका समर्थन कर रहे हैं तो ये क्या चाहते हैं, बस यही तो जानना चाहता हूँ। जी संदीप जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। जी, कांग्रेस क्या चाहती है? धारा 370 दोबारा लगाना चाहती है, 35 से दोबारा लगाना चाहती है, इसका जवाब दे दें सर। ये 8 तारीख वाला डिबेट है, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, वैसे फिर संदीप जी से जवाब ले लेता हूं मैं। सर कांग्रेस क्या करना चाहती है ये कांग्रेस जाने, मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन हूं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है 370 और 35A की वापसी। हमने उस मुद्दे पे भी आप ला सकते हैं क्या विधानसभा से पास करके आप पार्लियामेंट के एक्ट को बदल सकते हैं क्या? तो जो धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं कश्मीर की जनता को और देश को, ठीक है, मैं इसमें संदीप जी और समीर जी का जवाब लूंगा। एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना होगा, ब्रेक के बाद सभी मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट